हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पर सीटी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ चला हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज टॉपिक नंबर 10 रहने वाला है, जिसके अंदर भूमि संसाधन को पढ़ेंगे, लैंड रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। बहुत सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए दिए गए थे। आज आपका ये आखिरी रिसोर्स है, दैट इज़ लैंड रिसोर्स, यानी कि भूमि संसाधन। इसको आप पढ़ने वाले हैं और इसको ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको समझ में आता, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। लैंड रिसोर्स यानी कि भूमि संसाधन को पढ़ेंगे। तो जो हमारी जो भूमि है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज सब कुछ आपको यहीं से ही मिलता है। अगर आप खड़े हैं या फिर आप चल रहे हैं तो हम भूमि पर ही खड़े हैं, भूमि से ही चल रहे हैं। बहुत सारी रिसोर्सेज हमें भूमि से मिलते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो भूमि पर खड़े हैं। तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल सभी के लाइफ में प्ले करती है लैंड। तो इम्पोर्टेंस क्या है? अब देखिए, लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रिसोर्स रखता है। प्राकृतिक है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज हमारी जो ज़िंदगी है वो इसी से ही जुड़ी होती है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, हर चीज़ को सपोर्ट करने का काम लैंड करता है। अगर भूमि नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। जितने भी आपकी वनस्पतियाँ हैं, जो भी आपकी वन्य जीव लाइफ है, वो सभी इस पर ही डिपेंड करती है। हमारी लाइफ, खुद की लाइफ यहाँ पर डिपेंड करती है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी सब इस पर डिपेंड करती है। ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सारी चीज़ें क्या है आपकी लैंड रिसोर्स पर, यानी कि जो लैंड है, जो भूमि है, उसी के ऊपर ही टिकी हुई है। ठीक है, सो इसका बहुत ज़्यादा एक अटमोस्ट इम्पोर्टेंस आपके लिए जो है होता है। अब इंडिया का जो वास्ट और डाइवर्स साइज है इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। भारत का जो विशाल और विविध आकार है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसका जो 43% है टोटल लैंड का इज प्लेन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड कंफर्टेबल लिविंग। तो जो कुल भूमि का जो 43% है वो मैदानी क्षेत्र है और कृषि और आरामदायक जीवन के अवसर यहाँ पर प्रदान करता है। यानी कि जो टोटल लैंड का 43% है वो आपको किस चीज़ के लिए सुटेबल है? आपके एग्रीकल्चर के लिए, और जहाँ पर आप कंफर्टेबली रहते हैं वो सारी चीज़ें आपका 43% के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 30% आपकी क्या है? माउंटेनियस है। माउंटेन, जहाँ पर आपके पहाड़ वगैरह है, फॉरेस्ट, जंगल प्रोवाइड करता है। 30% के अंदर आपके पहाड़ आ जाते हैं, जंगल आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवन आ जाता है। और पेरेनियल रिवर्स यानी कि एक 12 मासी जो नदियाँ होती है वो आपका 30% यहाँ पर प्रोवाइड करती है, जो कि सभी लैंड रिसोर्सेज से ही जुड़े होते हैं, बिकॉज सब सारी चीज़ें भूमि के ऊपर ही होती है। 27% क्या है? प्लेट्यू है, प्रोवाइडिंग मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और एरेबल लैंड्स। 27% इसके अंदर पठार है और जिसके अंदर आपके मिनरल खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही किया है। इसके अंदर आपके वन आ जाते हैं और आपकी एरेबल लैंड्स आ जाती है। एरेबल लैंड्स आपकी वो भूमि होती है जिसके ऊपर आप कृषि करने लायक जो भूमि होती है वो आपकी एरेबल लैंड यहाँ पर कहलाई जाती है। उसके बाद मानसूनल क्लाइमेट हैज़ मेड अवर लैंड मोर वैल्यूएबल। मानसून तो सबको पता है भाई, जब मानसून आता है तो हमारी जो अर्थ है वो हरी भरी हो जाती है। साथ ही जितने भी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सारे डिपेंड करते हैं मानसून के ऊपर। और साथ ही हमारे जो वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारी वनस्पतियाँ हैं, उनकी दृष्टि से जो मानसूनी जलवायु है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि का उपयोग कैसे है, सारी चीज़ें। अब इसके बहुत सारे पर्पस के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। इसके अंदर हम जब फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगलों की बात करते हैं, तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यहाँ पर खेती के लिए जो ज़मीन उपलब्ध नहीं है वो कौन सी है? वो आपकी बैरन और वेस्ट लैंड है। बैरन मतलब बंजर भूमि, और वेस्ट लैंड जो मतलब आपकी काम की नहीं है, ऐसी भूमि आपके कृषि लायक नहीं है। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ऐसा लैंड जो आपके नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है, जहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते, जिसके अंदर आपकी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, आपकी सड़कें बनाई गई है, आपकी फैक्ट्रीज है, तो जिसके अंदर आप लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वो इसके अंदर आती है। दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड, या फिर आप इसको फैलो लैंड को छोड़ करके, ठीक है। अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सी होती है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर बताया गया कि फैलो लैंड को छोड़ करके, फैलो लैंड ऐसी लैंड होती है जहाँ पर आप खेती के लिए अपने, जैसे हम करते नहीं हैं अपने गांव में, आपने देखा होगा जब हम खेती करते हैं तो हम कई बार ये देखते हैं कि जो हमारी जो मिट्टी है हमारे खेत की, वो थोड़ी सी डाउन होती जा रही है उसकी क्वालिटी। तो हम क्या करते हैं, उसको एक फसल के लिए ना छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ देते हैं ताकि उसकी जो उर्वरक शक्ति है ना वो वापस आ जाए, तो वो फैलो लैंड होती है। मतलब जिसको एक या आधा साल या फिर कम से कम 1 साल के लिए हमने छोड़ दिया ताकि वो अपनी जो उर्वरक शक्ति है उसको मेंटेन कर ले, तो वो फैलो लैंड होती है।
अब इसके अंदर इसको छोड़ करके, ठीक है, इसके अंदर फैलो लैंड काउंट नहीं होती क्योंकि हम अनकल्टिवेटेड लैंड की बात कर रहे हैं। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर चारागाह वगैरह है ना, पशु जो है चरते रहते हैं। ग्रेजिंग का मतलब जहाँ पर जो पशु है वो चरते रहते हैं, आपने भेड़ बकरियाँ देखी होगी ना, वो चरती रहती है, वो वाली जो लैंड है उसकी बात करी गई है। उसके बाद लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप, मतलब एक ऐसे विविध प्रकार की फसलें मतलब जो मिसलेनियस टाइप्स की है, ठीक है, जो नॉर्मल से ज़्यादा है, थोड़ी हटके है, मिसलेनियस टाइप्स के, उनके अंडर में जो लैंड आता है उसकी बात करी गई है। उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन, अब यहाँ पर जो है कृषि योग्य बंजर भूमि है, मतलब वो कल्चरेबल है, मतलब आप उसको कल्टिवेट कर सकते हो, बट आपने उसको 5 से ज़्यादा साल के लिए छोड़ा हुआ है, तो उस भूमि की यहाँ पर बात करी गई है जो कि अनकल्टिवेटेड है। फिर आपकी फैलोलैंड्स आ जाती है। फैलोलैंड्स आपकी परती भूमि, इसको हिंदी में बोलते हैं। फैलोलैंड्स मैंने आपको बताया कौन सी होती है, जो आप बहुत ही कम टाइम के लिए छोड़ देते हो ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो फिर से रिटेन हो जाए। तो करंट फैलो का मतलब जिसको आपने विदाउट कल्टिवेशन एक या फिर एक से कम साल के लिए छोड़ा है तो वो आपका करंट फैलो हो जाता है। और अदर देन करंट फैलो यानी कि इसको छोड़ करके जो आपने एक या एक से कम साल के लिए ज़मीन छोड़ी है, उसको छोड़ करके जो दूसरा बताया गया वो आपने अपनी ज़मीन को कल्टिवेटेड छोड़ा है 1 से 5 साल तक के लिए, तो वो आपकी अदर देन करंट फैलो ज़मीन हो जाती है। लैंड यूज पैटर्न क्या है इंडिया का? भारत में भूमि उपयोग जो पैटर्न है, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाई फिजिकल फैक्टर सच एज, अब यहाँ पर जो भारत में भूमि उपयोग का पैटर्न है वो कुछ भौतिक कारकों से डिसाइड किया जाता है, जैसे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है आप किसी भी जमीन के फीचर्स को जब आप स्टडी करते हो, किसी भी सॉइल के फीचर्स को, उसके पैटर्न को स्टडी करते हो, तो वो टोपोग्राफी होती है। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी का टाइप्स कैसा है, ठीक है, उसके साथ साथ जो मानवीय कारक है वो भी यहाँ पर डिपेंड करते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कितना है, साथ ही टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज वहाँ पर है, साथ ही वहाँ का कल्चर और वहाँ के ट्रेडिशंस आदि सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। इसके अंदर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो जो आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका जो 93% है, इस टोटल का जो 93% है इस टोटल एरिया का, यहाँ पर द अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल एरिया बिकॉज द लैंड आर यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट, मतलब ये कह रहा है कि असम को छोड़ करके जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ का जो डाटा है एक तरीके से इकट्ठा नहीं किया गया है, लैंड का जो रिपोर्टिंग डाटा वो नहीं आया असम को छोड़ करके, तो यहाँ पर जो लैंड डाटा है वो ऑलमोस्ट इस एरिया का 93% जो डाटा है उसकी बात करी गई है। नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन में प्लेन 43% है, जो पर्वत है वो 30% है, और जो पठार है प्लेट्यू है वो 27% है। आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हो। फिर बात करते हैं लैंड के डिग्रेडेशन की और कंजर्वेशन की। डिग्रेडेशन का मतलब होता है क्षरण करना, मतलब कि जो भूमि है उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन होना, डिग्रेड होना, ठीक है। अपग्रेड मतलब ऊपर जाना, डिग्रेड मतलब डाउन होना, जो क्वालिटी है उसके अंदर कमी आना, वो डिग्रेडेशन होता है। और हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इसको संरक्षण दे सकते हैं भूमि को, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। देखिए लैंड डिग्रेडेशन का मतलब बताया कि आपने कोई भी ज़मीन को आप कंटिन्यू जो है अपने यूज़ में ला रहे हो, लगातार आप उसका यूज़ करते जा रहे हो, पर आप कोई भी एक ऐसे मेज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप कोई भी एक ऐसे मानदंड का, कोई भी ऐसे प्रबंधन आप नहीं कर रहे हो जो आपकी भूमि को कंजर्व करता हो, उसको संरक्षण प्रोवाइड करता हो, जो मैनेज करता हो। जैसे अगर मैं अपनी कृषि के बारे में बताऊँ तो आपने देखा होगा हम लोग भी अपने जो खेत वगैरह होते हैं ना उनको एक सीजन के लिए छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि उसकी जो क्वालिटी डाउन हो जाती है ना वो मेंटेन हो जाए। तो अगर मान लो हम ऐसा नहीं करते, हम कंटिन्यू खेतों को जो है बोते रहते हैं, उसको अगर जोतते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो फसल है ना, धीरे धीरे ना फसल का जो प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है, क्योंकि हम कंटिन्यूस उस खेत को जो है जोतने लग रहे हैं, हम उसको रिलैक्स दे ही नहीं रहे हैं उसके अंदर हम। और एक तरीके से हम ये जो संरक्षण है, इसका जो क्वालिटी है, इसको और अपग्रेड करने के लिए क्या करते हैं, खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। खाद वगैरह, अब मैं यूरिया की बात नहीं कर रही हूँ, वो केमिकल्स उसमें बहुत सारी होती हैं, तो वो मिट्टी की क्वालिटी को कहीं ना कहीं डाउन करते हैं। मैं यहाँ पर नेचुरल खाद की बात कर रही हूँ, जैसे गोबर वगैरह हम लोग है ना वो खाद डालते हैं ना, तो वो आपकी जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी को एनहांस करती है।
तो हम कैसे कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया का जो डिग्रेडेड लैंड है यानी कि जो निम्नीकृत भूमि है उसकी बात करेंगे पहले, उसके बाद कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो एट प्रेजेंट देयर आर 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो डिग्रेडेड है, मतलब कि आपका जो जिसकी क्वालिटी डाउन है वो कितना है, वो आपका 130 मिलियन हेक्टेयर भूमि है जो कि एक तरीके से निम्नीकृत है, जो कि डिग्रेडेड है, जिसका 28% बिलोंग करता है वन से, यानी कि जो वन का जो डिग्रेडेड एरिया है वो 28% है, और पानी से जो एरिया खराब हो चुका है, जो एक तरीके से इरोडेड हो चुका है, वो आपका 56% है, और जो बचा हुआ है वो आपका सैलिन और एल्कलाइन डिपॉजिट है। सैलिन का मतलब होता है उस भूमि के अंदर साल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, साल्ट का कंटेंट ज़्यादा है। आपने भी देखा होगा कि जब आप आपने ना किसी खेत में देखा होगा, वहाँ पर ना वाइट वाइट ऐसे ना जो एक चादर सी चढ़ी रहती है खेतों के अंदर, वो किस वजह से है, वो उस वजह से है क्योंकि वहाँ का पानी, वहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर सैलिन कंटेंट है, उसके अंदर साल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, और वहाँ पर जो फसल है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती, इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। एल्कलाइन डिपॉजिट का मतलब है कि मिट्टी के अंदर जो है कैल्शियम ज़्यादा है, साथ ही सल्फर ज़्यादा है, और मैग्नीशियम जो है ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। एक मिट्टी का भी ना एक पीएच लेवल होता है, एक पीएच स्केल होता है मिट्टी का भी, आप सभी ने पढ़ा होगा, मिट्टी का भी एक पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल के अंदर ना ऐसे 14 पॉइंट होते हैं, ये आपका 7 है, ये 0 है और ये 14 है। इस 7 से कम अगर है पीएच स्केल तो वो एसिडिक होता है नेचर में, आपने पढ़ा होगा एसिडिक होता है, और 7 से अगर ज़्यादा होता है तो वो बेसिक होता है नेचर में। बेसिक मतलब उसके अंदर एल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है। तो एल्कलाइन का मतलब क्या है, जो जिस मिट्टी की बात करी गई, जो जिसके अंदर एल्कलाइन डिपॉजिट है, उसका जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा है, ठीक है, 7 से और 14 के बीच में है, तो इसलिए इस चीज़ के बारे में बात करी गई है। तो मिट्टी का भी एक प्रॉपर पीएच स्केल होता है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, अब डिफोरेस्टेशन सबको पता है भाई, वनों का जो है कटाई करना डिफोरेस्टेशन कहलाता है, इसकी वजह से भी जो है क्वालिटी डाउन हो रही है, साथ ही ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है अत्यधिक वहाँ पर पशु जो है चराई कर रहे हैं, साथ ही माइनिंग, खनन की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर चली हुई है। तो ये सभी किसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके जो ज़मीन है उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं। अब ये थोड़ा सा एक मेन उसमें बस शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि वाटर इरेटेड एरिया 56% है, फॉरेस्ट के अंदर 28% है, सैलिन और एल्कलाइन लैंड 6% है, और विंड और इरोडेड मतलब मिट्टी की वो ऊपरी परत जो हवा से उड़ गई है वो आपके 6% यहाँ पर बताई गई है, जिसकी वजह से लैंड जो है वो आपका डिग्रेड हो रहा है। कॉजेज़ क्या हैं अब लैंड डिग्रेडेशन के, इसके कारण हैं, इसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे माइनिंग साइट्स जो है जहाँ पर एक तरीके से जो खनन का कार्य हो रहा है, अब खनन का कार्य पूरा करने के बाद हम उस जगह को अबंडन छोड़ देते हैं, मतलब त्याग देते हैं, उस जगह को ऐसे ही छोड़ देते हैं, काम करने के बाद हम उसको ऐसे ही अबंडन कर देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से क्या हो रहा है, आपकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो रही है। और ये एग्जाम्पल आपको झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है, ओवर ग्रेसिंग होता है, मतलब जो चराई है पशुओं की वो ओवर हो रही है, ज़्यादा चराई हो रही है, ये आपका मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का इन स्टेट्स में। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपका ओवर इरिगेशन होता है। ओवर इरिगेशन मतलब आपकी जो सिंचाई है, मतलब पानी वाली बात है, भी जो पानी है वो आपका एक तरीके से खड़ा रह जाता है खेतों में, तो आपकी जो मिट्टी की क्वालिटी है उसको डाउन कर देता है, ठीक है। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि पानी का जल्दी से सूख ना पाना, पानी का जल्दी से मिट्टी में एब्जॉर्ब ना हो पाना, तो पानी वहाँ पर खेतों में खड़ा ही रहता है, जिसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ती है, मतलब कि नमक का कंटेंट पानी में बढ़ता है, और साथ ही उसका जो पीएच स्केल है वो भी ज़्यादा हो जाता है, साथ से उसके अंदर एल्कलाइनिटी आ जाती है सॉइल के अंदर। नेक्स्ट है कि मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, जो आपके जितने भी ये मिनरल्स है, जैसे आपका लाइमस्टोन है, ठीक है, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर होता है। अब सीमेंट जब हम इसको ग्राइंड करते हैं चूना पत्थर को तब बनती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी डस्ट उड़ती है, और वो डस्ट कहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है, सरफेस के अंदर सेटल डाउन हो जाती है, जो कि मिट्टी की क्वालिटी को डाउन करती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल, अब जो जितने भी आपकी फैक्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्री है, वहाँ से निकलने वाले जो एफ्लुएंट्स हैं, वहाँ से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो एक तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो आपका एक मेजर सोर्स हो जाता है ज़मीन को भी और पानी को ख़राब करने का। हमने जब वाटर पॉल्यूशन पढ़ा था तो इस चीज़ को डिस्कस किया था, सॉइल पॉल्यूशन पढ़ा था तो इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो मेनली जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, हम उसको कहीं भी वाटर बॉडीज़ में जो है रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी ख़राब हो जाता है, और कहीं पर भी हम जो किसी भी एरिया में उसको रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भूमि है वो भी आपकी ख़राब हो जाती है।
अब हम इसको प्रॉब्लम को, इस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन की, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो भूमि का इरोजन नहीं होगा, और प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे ग्रेजिंग की, हम ओवर ग्रेजिंग ना कराएं, ऐसे प्रॉपर उचित जो है प्रबंधन करें चराई का भी। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट का मतलब है आप अगर कहीं किसी खेत में अगर आपने कोई फसल उगाई है तो उसके यहाँ पर एक किनारे में या फिर बीच में ना आप थोड़े बड़े बड़े पेड़ लगा दें ऐसे, तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई तेज़ हवा चलेगी तो मिट्टी जो है वो उड़ करके नहीं जाएगी, साथ ही आपके खेतों में वहीं पर ही रह जाएगी। तो शेल्टर बेल्ट का मतलब है आप प्लांट्स की शेल्टर बेल्ट लगा दें, ठीक है। प्लांट्स यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स अगर आप खड़े कर दें तो चाहे फिर आप कितनी भी तेज़ हवा हो, कुछ भी हो, आपकी जो मिट्टी है उसका नुकसान नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर चराई हो रही है उसको कम करना। उसके बाद स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बशीज, यानी कि कटीली झाड़ियाँ उगाकर रेत के टीलों का उसको स्टेबलाइज करना। उसको मतलब ये नहीं कि भी रेत के टीले तो बहुत सारी मिट्टी उड़ जाती है फिर, तो वहाँ अगर कटीली झाड़ें लगाएंगे तो वो चीज़ें वहाँ पर स्टेबलाइज हो जाती हैं। वेस्टलैंड, जो भी आपकी बंजर भूमि है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके, साथ ही जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है, खनन की गतिविधियाँ हैं जो हमारी लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड करती हैं, उसको कंट्रोल करके कर सकते हैं। और जो आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जो आपके उद्योग से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका हम प्रॉपर डिस्चार्ज करें, मतलब उसको हम एक तरीके, अब तो ये ना रूल बन गया है, अब तो ये एक तरीके से सरकार ने लॉ पास कर दिया है कि आप किसी भी इंडस्ट्री से डायरेक्ट जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको ना तो नदी नालों में बहाएंगे, ना आप कहीं पर मिट्टी में वगैरह में ऐसे फेंकेंगे, आपको पहले उसे ट्रीट करना पड़ेगा। आप उसको पहले प्राइमरी लेवल पर ट्रीट करेंगे, उसके बाद आप उसको एक तरीके से रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा जो एक तरीके से जो हमारा पोल्यूशन होता है, चाहे सैंड का पोल्यूशन हो, फिर चाहे वाटर का पोल्यूशन हो, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, एक तरीके से कम हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करिए सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।